हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भूल तो नहीं गए मुझे। आज फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं हिमाचल हॉरर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने टाइम तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। उसका भी एक रीज़न था। एक्चुअली थोड़ी घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी एंड हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था काफ़ी। तो इस वजह से बट एनी हाउ अब सब ठीक है और मैं फ्री भी हूँ। पहले जस्ट ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह थी, इधर उधर जाना पड़ रहा था तो मैं नहीं इतना टाइम निकाल पा रहा था। बट अब सब ठीक है एंड अब फ्री हूँ मैं, तो अब हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे हिमाचल हॉरर सीरीज़ को। तो आज हिमाचल हॉरर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दो तीन कहानी इकट्ठी सुनाऊं, क्योंकि पुराना कोटा भी है, मेरे को पूरा करना पड़ेगा जो मैं इतने दिन मिसिंग था बीच में से, है ना। आज की जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो मुझे भेजी है। नाम लेने से इन्होंने मना किया। इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि हाय सर, माय नेम इज डैश एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट शेयर माय नेम इन द वीडियो इफ़ यू इंक्लूड इट इन योर कंटेंट। तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की आई गेस तहसील झंडूटा या झंडूता, सॉरी मुझे अगर गलत बोल रहा हूँ, वहाँ की कहानी है। स्टोरी के लिए अब हमें कुछ ना कुछ इनका नाम तो रखना पड़ेगा। इन्होंने मना किया आइडेंटिटी रिवील करने से, तो लेट्स सपोज कि इनका नाम रिया है और इनका बोलना है कि ये इनकी चाची जी के साथ हुई है कहानी। तो मान लो कि इनकी चाची जी का नाम है रमा, रमा चाची। ठीक है, अब हम रमा चाची करके मतलब स्टोरी सुनाएंगे। तो मतलब इन्होंने आगे लिखा कि रमा चाची जो थे उन्होंने कहानी कुछ इस तरह से सुनाई आगे। ठीक है, तो ये बात तकरीबन 30-40 साल पुरानी है और रमा जी की शादी को 1 साल हो गया था। और जहाँ पे इनकी शादी हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक जगह है, वहाँ पे हुई थी। और इनका बोलना है कि जो इनकी जहाँ शादी हुई थी वो एक जॉइंट फैमिली थी और काफ़ी बड़ी फैमिली थी। पुराने टाइम्स में आपको पता है जैसे काफ़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, तो वो जॉइंट फैमिली थी। और इनका बोलना है कि मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे ढल गई थी और सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वहाँ पे। और लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा बनती थी उनके देवर से। तो एज ए फ्रेंड कहते हैं हम लोग मतलब काफ़ी गप्पे गुप्पे मारते थे, शर्तें वगैरह लगाते रहते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम एज के थे। तो मतलब उनसे काफ़ी अच्छी बनती थी। तो उन्होंने बोला कि हमारी एक दिन शर्त लगी कि सुबह उठ के जल्दी बावड़ी से पानी कौन लेके आएगा। बावड़ी जिसको नहीं पता, कई लोग इसको बोलते हैं बावड़ी, कई लोग बोलते हैं बॉडी। बॉडी होती है एक नेचुरल पानी का एक सोर्स होता है, जैसे वहाँ से वो पानी भर के घर तक लाया जाता है। तो जो उन्होंने बताया, कहते हैं जो बावड़ी थी वो हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली मतलब थोड़ी नीचे जैसे थे, क्योंकि उनका घर थोड़ी पहाड़ी पे था। अब जैसे आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में घर पहाड़ियों पे होता है, तो कहते हैं जो पहाड़ी के बेस में मतलब इतना रास्ता था कि अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट लग जाते थे आने जाने में। तो उन्होंने बोला कि एक दिन हमने ऐसे शर्त लगाई कि हम मतलब सुबह देखते हैं कौन जल्दी बावड़ी से पानी लेके आया। तो उन्होंने बोला ऐसे तो हम मतलब डेली जाते ही थे, 4 बजे हम निकल जाते थे घर से। और क्योंकि पानी का सोर्स तो वही था, तो कहते वहीं से हम मटके वगैरह जैसे भर के लेके आते थे पानी घर के लिए। तो शर्त लग गई। तो उस रात इन्होंने बोला कि मैं सो गई और अचानक से मेरी नींद खुली। तो अलार्म वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे, मोबाइल्स वगैरह। तो कहते उन्हें लगा कि हो सकता है मतलब सुबह के 3-3:30 हो रहे होंगे, ऐसा उन्होंने गैस लगाया कि शायद सुबह के 3:30 हो गए और मैं चल पड़ती हूँ और मुझे जीतना है, मतलब पानी भर के लाना है नीचे से सबसे पहले। तो वो उठे और उनके मुताबिक 3-3:30 हो गए। तो उन्होंने बोला कि ये टाइम ठीक है सुबह का, ऐसे मैं 4 बजे जाती हूँ तो 3:30 बजे निकल जाऊंगी, तो कौन सी बड़ी बात है और मैं जल्दी भी ले आऊंगी पानी। तो ठीक है जी, चाची जो थे वो वो चले गए नीचे अपना मतलब पानी लेने अपने मटके मुटके के साथ। तो थोड़ी देर बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बाद वो नीचे पहुंच गए और वो बावड़ी में पानी भर रहे थे। तो आगे उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पे पानी भर रही थी बावड़ी से, तो मैंने कुछ लोगों को रास्ते पे जाते हुए देखा। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मतलब गांव में शादी वगैरह होगी तो बारात बरूत का होगा या कोई जा रहे होंगे किसी की शादी अटेंड करने। तो कहते मैं मगन थी, मैं अपना पानी पुनी भर रही थी और खुश भी थी कि आज मैं जीत जाऊंगी। और फिर मैंने अपना मटका भरा पानी का और मैं अपने घर के रास्ते चल पड़ी। तो इनका जो घर का रास्ता कहते हैं बावड़ी से जैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के स्ट्रेट रोड था थोड़ा सा, फिर ऊपर खड़ी चढ़ाई थी इनकी, मतलब वो जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ियों पे इनका घर था, तो खड़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर 10-20 मिनट के बाद इनका घर आता था। तो कहते हैं मैं उस रास्ते पे चल पड़ी और मैं उस चढ़ाई पे चढ़ रही थी। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं। तो कहते पहले मैंने सोचा कि शायद कोई डेथ वगैरह हो गई हो, तो हो सकता है कि वो आ रहे हो इसीलिए इतनी जल्दी। तो कहते मैं अपने चली रही। और कहते जब मैं थोड़ी सी आगे पहुंची तो मैंने देखा कि वो लोग काफ़ी तेज़ से आगे मेरी तरफ बढ़ रहे थे और वो शायद मेरा ही पीछा कर रहे थे और मेरी तरफ आ रहे थे वो सारे लोग। कहते मैं थोड़ी सी डर गई और मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या। कहते जब मैं उस पहाड़ी पे चढ़ रही थी तो आगे जाके थोड़ा एक मतलब वो खेत जैसे आए, और खेतों में क्या होता है पहाड़ों में जैसे क्या होता है कि फेंसिंग लगाई होती है, जैसे हम पहाड़ी में बोलते हैं कि बाड़ लगाना। तो जैसे वो जंगली कांटे कूंटे वाली टहनियाँ से लगा लगा के पूरी फेंसिंग करी होती है, तो छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से आप लोग आ जा सकते हो। तो कहते हैं मैं जब वहाँ से निकली और मैं खेतों के बीच पहुंची तो मैंने देखा वो जितने भी लोग पीछे चल रहे थे मेरे, वो उन बाढ़ मतलब जो फेंसेस थे उनको तोड़ते हुए कुछ ऐसे निकला है बीच से, मतलब जैसे होता ना कि एक रूज होती है, एक बॉडी नहीं थी, वो बस ऐसे सीधा ही निकला है उन बाढ़ की बीच में से। और कहते हैं मैं तब बहुत ज़्यादा डर गई
कि मतलब अगर ये दूसरे लोग होते तो मतलब ये इस तरह से तो नहीं आते बाढ़ से, मेरे वाले रास्ते से आते। तो आगे उन्होंने बताया कि मैंने उस घड़े को कस के पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अगर आपके पास पानी हो तो ये चीज़ें आपके पास नहीं आती। तो कहते मैंने घड़े को कस के पकड़ा और एक हाथ अपना घड़े के पानी में लगा दिया ताकि ये चीज़ें मुझे कुछ ना कर पाए। कहते मैं चलती रही। इतने में मैंने नोटिस किया वो सारी चीज़ें, जितने भी लोग थे वो बिल्कुल मेरे साथ ही चलने लग पड़े और बिल्कुल मेरे आसपास ही थे और मैं उनके बीच चल रही थी। कहते पर मैं डरी नहीं बिल्कुल भी, और मैंने पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा, चुपचाप चलती रही और ना मैंने कुछ बोला। तो आगे उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर में घर के पास पहुंच गई और मुझे पीछे से जोर से आवाज आई कि हंसता तेरे के पानी था, तू बची गई, अगली बारी तो नहीं बचना, कि आज तो तेरे पास पानी था इसलिए तू बच गई, अगली बार तो शायद ना बचे। तो कहते मैं मन में सोच रही थी कि अगली बार तो मैं आऊंगी भी नहीं ऐसे कभी। तो कहते मैं घर पे पहुंची और जहां तक मैंने अंदाजा लगाया शायद 3 साढ़े 3 ही बज रहे थे और ये रात के अभी 1 या 1:30 ही बजा हुआ था। कहते मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और 1-2 दिन तक मुझे बुखार भी रहा, बट इसके बाद मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो कहते हैं ये जब भी इंसिडेंट्स मैं याद करती हूँ मुझे अभी तक मतलब ऐसे रोंगटे खड़े होते और गूज़बम्स आते हैं। बस इतनी सी कहानी थी। आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि मैंने घर वालों को बताया तो उनके क्या रिएक्शन थे वगैरह वगैरह। तो बस ये कहानी थी जो मुझे भेजी थी, किसी ने नाम लेने से मना किया था। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और ये कहानी मुझे भी अच्छी लगी। हाँ, ऐसा बोला जाता है मतलब हमारे पहाड़ी एरियो में भी, या जो भी भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं कि अगर आपके पास पानी हो या कोई लोहे की चीज़ हो, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा सोने से पहले अपने मंजे के साथ, बेड के साथ पोए के वो रखते हैं, गड़ भी रखते हैं पानी की, लोटा, कोई मतलब अपने पिलो के नीचे ये रखता है, छुरी वगैरह रखता है लोहे की। तो मतलब बोलते हैं ये चीज़ें मतलब दूर भागती हैं मतलब इन चीज़ों से। तो एनीवेज कहानी काफ़ी अच्छी थी और मुझे अच्छी लगी। सो जो नेक्स्ट कहानी है वो हमें भेजी है इशिता सिंह जी ने, और ये जो कहानी है ये हुई है इनके पापा जी के साथ। और आगे उन्होंने बोला है कि अगर आपको मेरी कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी तो अपनी घोस्ट सीरीज़ में ज़रूर डालना। तो अगर ये पसंद आई आप लोगों को भी तो ये हमें और 2 स्टोरीज सुनाएंगे जो इनके मम्मी और चाचू के साथ हुई हैं, ठीक है। सो जो ये कहानी हुई है वो इशिता के पापा के साथ हुई है, बट कहानी में उनके दादा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो उनके दादा थे वो थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो उनकी जगह जगह पे ट्रांसफर होती रहती थी और उन्हें बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलती थी। मतलब 40-50 साल पहले की बात है ये, तो उनको साथ में सिपाही भी मिलते थे मतलब उसके लिए। तो ये कहानी जो थी वो इशिता के डैड के साथ हुई थी, पापा के साथ। एक बार इशिता के दादा की जो पोस्टिंग थी वो हो गई यूपी रायबरेली में, तो उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ी हवेली या कोठी बोल लो वो मिली रहने के लिए। तो मतलब उनकी फैमिली में उस टाइम पे इशिता के पापा, दादू और दादी और उनका छोटा भाई हुआ करता था। तो आगे उन्होंने लिखा है कि उस टाइम हर जगह लाइट तो वगैरह होती नहीं थी, तो इसलिए सारे ऊपर टेरेस पे सोते थे। तो कहते हैं सब सोए हुए थे टेरेस पे, और जैसे मच्छरदानियाँ लगा के, मच्छरदानी वही मस्कीटो नेट पुराने ज़माने में काफ़ी यूज़ हुआ करता था, हमारे यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। तो लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। कहते एक दिन ऐसे ही मतलब पता नहीं अब ये फिल्मी बात है कि कितनी सच है मुझे नहीं पता, पूर्णिमा लिखा हुआ है कि पूर्णिमा की रात थी उस टाइम, और मतलब सारे सोए हुए थे आराम से, गर्मी भी थी ना, हवा चल रही थी, लाइटें तो खैर होती नहीं थी, बड़ी दूर दूर तक कहीं कहीं पे लाइट्स होती थी। तो कहते मेरे पापा ऐसे मच्छरदानी लगा के मतलब सोए हुए थे और सब जैसे थोड़ा बाहर की तरफ सोए थे, और कहते मेरे पापा जो एक दीवार के साथ लग के थोड़ा सोए हुए थे। तो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे उनके पापा की अचानक से नींद खुली और वैसे आसमान की तरफ लग पड़े देखने। तो कहते जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो मच्छरदानी जो उनका नेट था, मस्कीटो नेट, उसके ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ था और कोई अजीब सी परछाई थी। मतलब उस परछाई की खासियत की वो टॉर्सो जैसा, टॉर्सो मतलब कि उस बंदे का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा था, उस बंदे का एक सिर, कंधे और मतलब उसका कमर तक, बस इतना हिस्सा था। और उसके बाल कुछ इस तरह से थे जैसे पॉक्यूपाइन, जैसे हम मतलब हिंदी में स्याही या सैल बोलते हैं, उसकी तरह उसके बाल खड़े थे और मतलब कोई फेस उसका दिख नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे ब्लैकी से अजीब सी परछाई थी। तो कहते उनके पापा को पहले लगा कि किसी चीज़ की परछाई तो नहीं पड़ रही, तो उन्होंने सामने वाली दीवारों पे इधर उधर देखा कि किसी चीज़ की परछाई तो नहीं है। तो कहते वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो कहते वो थोड़े से डरे भी नहीं, मतलब वो थोड़े ऐसे थे कि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे और काफ़ी प्रैक्टिकल थे। बट कहते हैं जब उन्होंने इधर उधर देखा कि ये तो किसी की परछाई भी नहीं पड़ रही, तो ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने जोर से टांग मारी उसको। और कहते जैसे उन्होंने लात मारी, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है, तो उस परछाई के दोनों हाथ उनकी तरफ बढ़ने लग पड़े, जैसे वो उनका गला घोंटने के लिए, उनको मारने के लिए आ रहे। तो कहते पापा तब एकदम से डर गए और उन्होंने हल्की सी चादर अपने ऊपर ऐसे मतलब फेंक ली। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने चादर नीचे करके देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो कहते पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे, बट उन्होंने अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बताई क्योंकि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे बिल्कुल भी। पर कहते अब उन्हें अकेले सोने में डर लग रहा था,
तो बड़ी हिम्मत करके 2 दिन बाद उन्होंने अपनी दादी माँ को ये सारी बातें बता दी। तो आगे उन्होंने लिखा कि ये बात मेरी दादी जी ने दादा को बताई, जो कि उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं मानते। तो एक दिन उनकी दादी ने बातों ही बातों में ये इंसिडेंट जो वहाँ के उनके कुक थे हवेली के उन्हें बताई। तो कुक तो लोकल ही थे, वहाँ के बुजुर्ग आदमी थे, तो वो एकदम से चुप हो गए। तो दादी को थोड़ा लगा कि कुछ तो बात होगी। तो दादी को यकीन तब हुआ कि हाँ ये भूत हो सकता है, जब कुक ने एक बहुत चौंकाने वाली बात की। कुक ने बताया कि आपकी फैमिली से आने से पहले यहाँ पे एक और फैमिली रहा करती थी जिनकी बेटी ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। कहते काफी लोगों ने वहां पे उस परछाई को देखा है। तो कहते तब दादी जी को थोड़ा लगा कि नहीं हो सकता है किसी ने भूत ही देखा हो। तो फिर इशिता के पापा ने आके बोला कि मुझे ये बात मतलब मेरी मम्मी ने 10-15 साल बाद बताई जाके, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया। कहते मुझे आज भी नहीं मतलब समझ आता कि वो क्या चीज़ थी और क्यों, मतलब जो भी था। कहते मैं तो विश्वास नहीं करता इन चीज़ों पे, और मुझे क्यों दिखी और उसका क्या मतलब था, कहते मुझे नहीं समझ आया आज तक। पर अभी भी कहते अब मेरे पापा लाइक ऐसे ना भगवान है शैतान, वो भी वैसे ही हैं, दादों की तरह इन चीज़ों में नहीं मानते। तो बस ये थी स्टोरी, आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा। सो अब हम बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो मुझे भेजी है आयुषी बरगाली जी ने। और आयुषी जो वो नैनीताल से हैं। तो उन्होंने लिखा है कि ये स्टोरी रियल है और ये स्टोरी बहुत पुरानी, और इनकी जो परदादी हुआ करते थे अपने ज़माने में जब वो यंग थे तब की ये कहानी है। तो आगे उन्होंने बोला कि जो इनकी परदादी हुआ करते थे तब ये मतलब इनकी नई नई शादी हुई थी और ये भैंसे वगैरह चराने जाते थे। तो एक दिन इनकी भैंस गुम हो गई, तकरीबन रात के 7-7:30 बजे की बात, और ये उन्हें ढूंढने के लिए चलेगी। और अपने जो नए क्षेत्र से थोड़ा अनजान, तो ये पता नहीं बीच जैसे कहाँ जंगलों में चलेगी। इनकी भैंस का कोई अता पता नहीं, पर एक टाइम पे इन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। तो कहते हैं एक पॉइंट पे ये वहाँ जाके पहुँच गई जहाँ पे जब पूरे गांव में जैसे कोई बच्चे वगैरह मर जाते थे तो उन्हें दफनाया जाता था। कहते हैं उस पॉइंट पे आके पहुँच गई थी, और कुछ टाइम बाद कहते हैं इन्हें बच्चों की रोने की तरह तरह की आवाज़ें लग पड़ी आने। कहते हैं फिर कुछ लेडीज़ की आवाज़ आई जो वहाँ पे रो रही थी, और कहते थोड़ी देर में वो उनको चक्कर लग पड़े आने, और उन्होंने देखा कि उनके आसपास छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, रो रहे हैं, कोई उन्हें पकड़ रहा है। कहते कईयों की माएँ उनके साथ खेल रही हैं, कोई उनकी माएँ रो रही हैं। उनके पैरों में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लग पड़े और वो बेहोश लग पड़े होने, और उन्हें ऐसा दिख रहा था कि उनके आसपास बच्चे हैं, कभी वो रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी वो औरतें जोर जोर से चिल्ला रही हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जंगल के सारे पेड़ एक कोई काट रहा है, वो टूट रहे हैं और उनके ऊपर ही गिरने वाले हैं। कहते इतने में मुझे बस इतना सा दिखा कि कोई मतलब बहुत ही एक सुंदर सी औरत जिसने मतलब देवी माँ की तरह मतलब पूरा साज श्रृंगार किया हुआ था, वो आई और उसने उन्हें उठाया और कहीं दूर फेंक दिया जाके। वो कहते जब उन्हें होश आई तो मतलब वो अपने घर पे थे, तो जो गांव के लोग थे वो उन्हें ढूंढते हुए आए थे, तो उन्हें वो कहीं जंगल में मतलब बाहर जैसे मिली और उन्हें उठा के ले आए। तो कहते हैं उसके बाद तो वो काफ़ी बीमार रही 1-2 हफ्ते, बट उसके बाद वो ठीक हो गई। तो कहते हैं कि हो सकता है उनकी कुल देवी माँ ने उन्हें बचा लिया हुआ के, या पता नहीं क्या चीज़ थी। तो बस इतना इन्होंने लिखा कि कुछ मतलब डिटेल में एक्स्ट्रा और नहीं बताया। हाँ ये लिखा है कि अगली सुबह उन्हें काफ़ी उल्टियाँ वगैरह हुई और वो काफ़ी टाइम बीमार रही थी। सो आज की हॉरर स्टोरीज हमारी यहीं पे ख़त्म होती हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी, और जिन्होंने भेजी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी मतलब जो नेक्स्ट पार्ट में मैं सुनाऊंगा वो होगी शीतल राणा की, और इन्होंने ये कहानी मुझे भेजी 30 मार्च की, और ये मेरे को काफ़ी अच्छी कहानी लगी थी, बट मैं नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा और वो भी जल्दी आएगा। और जिनके पास स्टोरीज हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिन ने मेरे को इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भेजी हैं वो मैं नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं और ये इम्पॉसिबल हो जा रहा है मेरे लिए इंस्टाग्राम पे देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ईमेल आईडी है स्क्रीन पे, अगर आप लोग मुझे ईमेल आईडी पे स्टोरीज भेजेंगे तो मैं बहुत आसानी से आपकी स्टोरीज देख सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब ईमेल आईडी पे भेजी हुई हैं जो कि मुझे आसानी से दिख जाती हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं दिन के, तो मैं नहीं मतलब देख पाता। फिर कोई स्टोरी का रिप्लाई करेगा, कोई ऐसे मैसेज करेगा तो आपके सारे मैसेज नीचे चले जाते हैं, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए स्क्रीन पे ईमेल आईडी है, अगर आपके पास भी आपको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग सी स्पूकी डरावनी कहानी है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। और रही बात मानने ना मानने की, तो वो सबका अपना अपना बिलीफ है। अगर आपको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने, बिकॉज इसमें बहस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बोलेंगे नहीं होते तो जो मानते हैं कि होते हैं वो आ जाएंगे लड़ने, और अगर हम बोले होते हैं तो जो बोलते हैं कि नहीं होते वो आ जाएंगे लड़ने। तो सो बेटर है इसे जस्ट एज अ फन एंटरटेनमेंट ही सुना करो और मज़े लिया करो, और डरने डरने वाली बात नहीं। अगर हाँ फिर भी डर लगे तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का एक मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, इसे याद कर लिया करो और जब भी डर लगे इस मंत्र को 3 बार या 11 बार जपें। और डरना डरना नहीं है। टेक केयर, बाय बाय। अगले हॉरर सेशन के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे।